सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो टॉपिक है अपना दैट इज टॉर्क। तो टॉर्क में अ, हम इसको सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस की टर्म में देखेंगे कि फिजिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप मान लीजिए कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये मान लीजिए कोई डोर है और ये मान लीजिए कि ये इसका एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये घूमता है। देखा होगा आपने, डोर्स जो है वो, जो एंड पॉइंट है डोर्स का, ये फिक्स होता है और इसको आप इसके अबाउट घुमा सकते हैं। जब अपन इसको घुमाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से घूम जाता है, लाइक। तो वहीं से टॉर्क का सिग्निफिकेंस आता है। टॉर्क को टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टर्निंग इफेक्ट। तो यहाँ से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि टॉर्क एक टर्निंग इफेक्ट है जिसको यूज करके अपन किसी बॉडी को टर्न कर सकते हैं या रोटेट करा सकते हैं किसी एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, अगर टॉर्क की बात करें तो इट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स, और डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर फोर्स, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो डिस्टेंस पर और दूसरा फोर्स पर। तो जैसे इस वाले एग्जांपल में अपन कह सकते हैं कि मान लीजिए दरवाजे में आपने देखा होगा जो कुंडी अपन लगाते हैं, तो कुंडी बिल्कुल एंड पे लगाई जाती है। आप सपोज करो कि कुंडी जो है फर्स्ट केस में यहाँ पे है और सेकंड केस में इसको हम थोड़ा सा पहले लगा देते हैं, मतलब कम डिस्टेंस पे। तो आप मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ये आपका R1 है और ये जो डिस्टेंस है ये आपका R2 है। तो अब आप सोचिए कि किस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हैं कि अगर आपने कुंडी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम डिस्टेंस पे लगाई है, दरवाजे को घुमाने के लिए उतने ही एंगुलर वेलोसिटी से ज्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। तो कह सकते हैं कि ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन और दूसरा फोर्स। तो ये दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। थर्ड थिंग इज, टॉर्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड it is along the axis of rotation। जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये उस डायरेक्शन में होता है। फोर्थ इज, ये जो फॉर्मूला है इसका आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा, डिस्टेंस का होता है L1, फोर्स का होता है M1 L1 T -2। तो आप यदि इसको कंबाइन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा M1 L2 T -2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि इसका जो एसआई यूनिट होगा टॉर्क के, अगर अपन एसआई यूनिट की बात करें तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ से, आर परपेंडिकुलर का होता है मीटर और फोर्स का होता है न्यूटन। तो मीटर न्यूटन या न्यूटन मीटर इसको कह सकते हैं। ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर। अगर अपन बात करें टॉर्क के सीजीएस यूनिट का, तो सीजीएस यूनिट में
डिस्टेंस का जो सीजीएस यूनिट है वो सेंटीमीटर होता है, और फोर्स का होता है डायन। तो इसको सेंटीमीटर डायन या इक्विवेलेंटली डायन सेंटीमीटर अपन कह सकते हैं। इसके बाद ये इसके फिजिकल कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं कि क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नीट में कई बार आया है डायमेंशन फॉर्मूला, टॉर्क का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, और एक चीज और कह सकते हैं कि टॉर्क, वर्क और एनर्जी, इन तीनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये अपन कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करें। तो टॉर्क जो है इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन है वो है आर क्रॉस एफ। ये डिफाइन है इस तरीके से। आर क्रॉस एफ में क्या है, मान लीजिए कोई पॉइंट पी है और यहाँ से कोई पॉइंट एक क्यू है। क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर आर है, और क्यू पॉइंट पे आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको आप एफ मान लीजिए। तो जो टॉर्क होगा फोर्स एफ का, इट इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। ये डिफाइंड है इस तरीके से। तो ये कह सकते हैं कि ये जो टॉर्क आएगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर एंड एफ। ये जो है आपका परपेंडिकुलर होता है टू प्लेन ऑफ आर एंड एफ, ये अपन कह सकते हैं, प्लेन ऑफ आर एंड एफ। अगर अपन इसको फर्दर एक्सपांड करें, तो आर क्रॉस एफ को अपन लिख सकते हैं एज आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां पे जो एन कैप है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर एंड एफ। ये थोड़ा सा अपन समझते हैं इस बात को, प्लेन ऑफ आर एंड। जैसे आप मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए आपका जेड एक्सिस है, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, ये आर वेक्टर यहाँ पे है, एफ वेक्टर यहाँ पे है, तो आर और एफ दोनों एक्स वाई प्लेन में है। तो जो टॉर्क होगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग होगा, क्योंकि जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये प्लस जेड में होगा या माइनस जेड में होगा। तो उसके लिए अपन एक कन्वेंशन यूज करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका वेक्टर आर है और ये कोई वेक्टर एफ है, इनके बीच का एंगल आप थीटा मान लीजिए। तो अगर आर से एफ तक आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है कि अगर आप आर से एफ तक क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, तो जो टॉर्क है ये होता है डाउन द प्लेन, क्लॉकवाइज में होता है डाउन द प्लेन। ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या कन्वेंशन है। और इसके अपोजिट अगर आर आपका इधर है और एफ इधर है, और आर से एफ तक आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं, तो जो टॉर्क है आपका वो डाउन द प्लेन हो, डाउन द प्लेन। ये अप और डाउन को अपन समझते हैं। जैसे फर्स्ट केस में मान लीजिए ये आपका एक्स वाई प्लेन है,
तो ये आपका जेड एक्सिस हो जाएगा ऐसे। तो अगर टॉर्क जेड एक्सिस के अलोंग है तो अप द प्लेन का मतलब होगा कि जहां से आप देख रहे हैं तो टॉर्क वेक्टर का जो एरो होगा ये आपकी तरफ होगा, तो इसको अपन कहते हैं अप द प्लेन। जब टॉर्क का एरो आपकी तरफ है और इसकी टेल नीचे है तो ये हो जाएगा आपका अप द प्लेन। और अगर इसका उल्टा है, मतलब एरो नीचे की तरफ है, डाउन द प्लेन है, तो जैसे अगर एरो यहाँ पे है टॉर्क इस तरीके से है और इसका एरो नीचे की तरफ है, तो इसको अपन कहते हैं डाउन द प्लेन। मतलब जिस प्लेन में आर और एफ है, तो अगर टॉर्क वेक्टर का एरो आपकी तरफ है तो वो अप द प्लेन होता है, और अगर उसका वेक्टर आपसे दूर है, डाउन द प्लेन है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, तो ये आपका डाउन द प्लेन होता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन अपना। तो जैसे टॉर्क आ गया आर क्रॉस एफ, और इसको अपन ने फर्दर लिख लिया आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप वाली बात अपनी हो गई है। ये कैसे पता लगेगा अप द प्लेन या डाउन द प्लेन है? तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो आपका आएगा आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है इसके मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मैक्सिमम तब होगा फॉर अ कांस्टेंट आर एंड एफ, जब साइन थीटा आपका मैक्सिमम है। और साइन थीटा मैक्सिमम होता है थीटा इज इक्वल टू 0 पे, और 0 डिग्री पे जो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आता है आपका, वो 1 आता है, वो 1 होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम होगा जब थीटा, सॉरी, ये 90 होगा। थीटा जो है 90, इसको कर लीजिए, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपका 1 आ जाएगा यहाँ से। तो अपन कह सकते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम होता है जब आर और एफ आपके परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 डिग्री पे इंक्लाइन। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि मिनिमम कब होगा मैग्नीट्यूड? तो ये मिनिमम तब होगा जब साइन थीटा का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। ध्यान रखिए मैं मैग्नीट्यूड वर्ड यूज कर रहा हूँ। और ये मिनिमम तब होता है जब थीटा या तो 0 है या 180 डिग्री है। और अगर ऐसा है तो टॉर्क जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा। अब 0 या 180 में अपन कह सकते हैं कि वेक्टर्स आर और एफ अगर 0 हैं तो दोनों पैरेलल होने चाहिए ऐसे, या ये भी हो सकता है कि आर इधर है और एफ इधर है, एंटी पैरेलल। मतलब इनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री या आपका 180 डिग्री। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर टॉर्क के रिगार्डिंग। अब अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें टॉर्क का एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे अगर मैं टॉर्क के मैग्नीट्यूड को बना देता हूँ और यहाँ पे थीटा में कोई एंगल ले लेता हूँ, तो ये साइन का ग्राफ आएगा। और साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये मैक्सिमम होगा आपका 90 डिग्री पे, और ये जो वैल्यू है आपकी ये आएगी आर एफ, जो कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम है। तो ऐसा एक ग्राफ आएगा। तो अगर कोई पूछे कि अपन थीटा को अगर 0 से 90 के बीच में वेरी कराएं, तो टॉर्क जो है मैग्नीट्यूड में ये इंक्रीज करेगा, ये कह सकते हैं। और अगर इसको अपन 0 से 180 के बीच में वेरी कराएं, तो अपन देख सकते हैं ग्राफ से कि 0 से 90 के बीच में तो टॉर्क इंक्रीज होगा, फिर 90 से 180 में डिक्रीज करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि टॉर्क जो है फर्स्ट इंक्रीज करेगा और देन डिक्रीज करेगा।
तो ये इसमें आ जाएगा। जेई में इस पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है टॉर्क के ऊपर। आइए अब इसका नेक्स्ट एक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो जैसे टॉर्क को अपन ने लिखा आर क्रॉस है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को अपन डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर आर आपको दिया हुआ है, R1I प्लस R2J प्लस R3K, और एक फोर्स वेक्टर है जो आपको दिया हुआ है F1I प्लस F2J और प्लस F3K। तो यदि यहाँ पे अपन आर क्रॉस एफ वाली डेफिनेशन से कैलकुलेट करें, सो टॉर्क को अपन लिख सकते हैं एज आर क्रॉस एफ, और ये जो आर क्रॉस एफ इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ से आ जाएगा आपका आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आपका R1, ये R2, ये R3, और यहाँ पे F1, F2, F3। तो इसको यदि सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका आई कैप इंटू, तो यहाँ पे क्या है आई कैप, इसका जो सॉल्यूशन है ये अपने को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको लिखते हैं, क्योंकि वैसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत समय लग जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है। तो सबसे पहले आप आई कैप यहाँ पे बना लीजिए, और जिस रो में आई कैप है वो रो कैंसिल कर दीजिए, और जिस कॉलम में आई कैप है वो कॉलम कैंसिल कर दीजिए। तो ये अपने 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो इसके बाद आई कैप को दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा आई कैप R2F3 माइनस F2R3। फिर सेकंड में जे कैप को माइनस कर देंगे, और सेम प्रोसेस, रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल। तो ये 1 2 3 और 4 एलिमेंट बचेंगे। पहले लेफ्ट से लेते हैं, ये दिस माइनस दिस, तो ये आएगा R1F3 माइनस F1R3, और लास्ट में आपका के कैप बचा, तो ये आ जाएगा के कैप इंटू R1F2 माइनस F1R2। तो यहाँ से आप टॉर्क जो है वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपने इस पे आगे की क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए वेक्टर आर आपको दिया हुआ है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, और वेक्टर एफ आपको दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और आपसे पूछा है भाई टॉर्क आप कैलकुलेट करें। तो टॉर्क अपने को पता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो यहाँ से इसे अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो आई जे के लिख लेंगे, इसके बाद 2 3 4 फिर 1 -1 और 1, ये इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आई कैप। अब देखिए आई कैप वाला कॉलम कैंसिल, आई कैप वाला रो कैंसिल, ये 4 एलिमेंट्स बचे। सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 3 × 1 माइनस -1 × 4। फिर सेकंड में माइनस आता है, माइनस ऑफ जे कैप, तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 2 × 1 -4 × 1, और लास्ट में आपका केक है। तो ये कॉलम, ये रो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 × -1 -3 × 1। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं एज टॉर्क इज इक्वल टू आई कैप, ये हो जाएगा 3 -4
माइनस जे कैप 2 माइनस 4 प्लस के कैप -2 -3। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो यहाँ से टॉर्क आ जाएगा आपका आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 माइनस जे कैप 2 माइनस 4 हो जाएगा -2 और प्लस के कैप -2 -3 हो जाएगा आपका -5। तो यहाँ से टॉर्क आपका आ जाएगा 7 आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप और -5 ऑफ के कैप। तो ये आपका यहाँ से टॉर्क आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन और भी बन सकता है कि अगर अपन कहें टॉर्क एक्स एक्सिस के अबाउट कितना है, तो ये आ जाएगा आपका 7 आई कैप। सिमिलरली अगर पूछे कि टॉर्क वाई एक्सिस के अबाउट कितना है, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू जे कैप। और अगर पूछे टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस कितना है, तो ये आपका आ जाएगा -5 इंटू के। एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा। और मैग्नीट्यूड अपने को पता है कि आई कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर होता। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा √49 प्लस 4 प्लस 25। तो ये आएगा √49 प्लस 29। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा √78। तो ये लगभग 9 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।